गुड इवनिंग। ये हमारे यूपीपीसीएस की जो पीवाईक्यू सीरीज़ है पॉलिटी की, उसके 2022 तक हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब 2021 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला है, हाउ द इशू रिलेटेड टू हंगर एंड पॉवर्टी इंडिया आर इम्पिंज अपॉन द इलेक्टोरल इशू। तो इंट्रोडक्शन इसमें सिंपल ही बनेगा। क्वेश्चन की डिमांड स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब क्लियर है कि सिंपल आपको ये दिखाना है कि हंगर एंड पॉवर्टी जो है, ठीक है, वो इलेक्टोरल इशू पे या फिर इलेक्शंस पे इस तरीके से किस तरीके या किस तरीके से प्रभाव डालती है। इलेक्टोरल इशू मतलब इलेक्शन के टाइम पे जो इशूज़ उठाए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल, तो उस पर किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, बेसिकली ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हाउ है, कुछ एनालिसिस करनी नहीं है खास, सिर्फ एक आपको कॉज इफेक्ट टाइप का एक रिलेशन या फिर एक कोरिलेशन इस्टेब्लिश कर देना है कि हंगर और पॉवर्टी से जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें जो इलेक्टोरल इश्यूज़ हैं वो किस तरीके से डिराइव होते हैं, डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड हंगर और पॉवर्टी के डेटा को लेके लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल लिखा हुआ है 35, ये तो ठीक है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये 2021 ये तो पुराना हो गया डेटा, अदरवाइज रीसेंट डेटा जो डालेंगे वो 2022 में जैसे 21.5% हो गया। ठीक है, रिसेंट में अभी 2023 में नीति आयोग का एक डेटा आ गया, उसमें उन बोल रहे हैं कि 15% लोग ही पावर्टी लाइन में मतलब पुअर माने जाएंगे। ठीक है, जो उन्होंने अपना क्राइटेरिया बनाया है। ठीक है, तो कोई भी इस तरीके का रिसेंट का जो भी डेटा हो वो आप जो है पावर्टी के लिए और हंगर के लिए आप लिख देंगे। अब इसके बाद कैसे इम्पिंज अपॉन द इलेक्टोरल इशू। ठीक है, तो इन कैसे डेराइव करते हैं हंगर और पावर्टी। तो पहला पॉइंट इसमें ये है, आपका पॉलिटिकल प्रोसेस प्रोमिसेस एंड पॉलिसीज डिज़ाइन करने में मदद होती है, मतलब इम्पैक्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है कि जैसे इसका एक्सप्लेनेशन जो लिखा वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे पॉलिटिकल प्रोमिसेस एंड पॉलिसीज मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो फूड सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, पावर्टी, इस तरीके की स्कीम को अपनी मैनिफेस्टो में डालते हैं। ठीक है, वो मेंशन रहता है ये सब। ठीक है, और रिसेंट में भी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे न्याय योजना है, ठीक है, अन्नपूर्ण योजना है, बहुत सारी स्कीम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मनरेगा के बारे में लिख सकते हैं, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा क्या है, जो वोटर डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो वोटर डिमांड जो बैकवर्ड क्लास का वोटर है, बैकवर्ड क्लास का मतलब जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है वोटर। ठीक है, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड वोटर जनरली कहाँ है, जैसे जो आप छोटी जगह पे जाएँ, रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पे इसके साथ कास्ट एक बड़ा फैक्टर आ जाता है। ठीक है, इकोनॉमिकली डिप्रीवेशन और कास्ट दोनों ज़्यादा इंटरलिंक रहते हैं। जब अर्बन सेंटर्स में आते हैं तो वहाँ पे जो ये लिंकेज है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, कास्ट मतलब लिंक रहता है लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिकल प्रायोरिटीज़ कास्ट बैरियर्स के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो हालांकि उस लिंकेज की यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन जो वोटर डिमांड है और एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, वो वोटर चाहता है कि जो उसके हंगर हैं, पावर्टी है, उससे जुड़े पॉइंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके मैनिफेस्टो में रहें, और जब वो गवर्नमेंट में आएँ तो उसको एड्रेस किया जाए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट इसमें बनेगा इलेक्टोरल में कि वोटर डिमांड और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मैनिफेस्टो बनाती हैं तो जो पॉलिसीज़ डिज़ाइन होती है फ्यूचर में उसको वो इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स। ठीक है, तो हंगर पावर्टी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका जो रिसेंट में जैसे ये फार्म प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, जिसको बोला जा रहा था कि ये फार्मर्स के जो फार्म लॉ इंट्रोड्यूस किया सरकार ने तो उसको अगेंस्ट में फार्म प्रोटेस्ट आया। ठीक है, तो ये जो हंगर और पावर्टी के कारण एक ग्रुप बन जाता है, एक आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है अराउंड पावर्टी, अराउंड हंगर। ठीक है, अब जब फार्म प्रोटेस्ट हुआ तो जनरली क्या हुआ कि किसानों की जो रूरल डिस्ट्रेस है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पॉवर्टी की है। ठीक है, तो वो
जो पावर्टी की प्रॉब्लम है उसको रिज़ॉल्व करने के लिए अगर कोई इस तरीके का मतलब सरकार का इंटेंट है उसको रिज़ॉल्व करना, ठीक है, लेकिन अगर वो सेक्शन है जो है वो सेक्शन अगर इस बात को नहीं समझ रहा है, ठीक है, या उसको जो भी उसका पास इनपुट है उसके हिसाब से ये है कि ये जो लॉज हैं वो अल्टीमेटली उसकी प्रॉब्लम्स को और डिटोरिएट करेंगे और जो रूरल पावर्टी है या फिर इंडिविजुअल फार्मर पावर्टी है उसको और इन्हेंस करेंगे, ठीक है। तो इसको लेके क्या है वो प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स जनरेट होते हैं, ठीक है, जो रूरल पावर्टी और एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस को इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, इस तरीके का मूवमेंट, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप इसमें और डालेंगे जो हाईलाइट कर, तो इसमें लिखना सिंपल यही है कि पब्लिक प्रोटेस्ट और मूवमेंट जो ये हंगर एंड पावर्टी के इश्यूज़ हैं ये क्या जनरेट करते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स को जनरेट करते हैं जो बेसिकली जो बेसिकली रिवॉल्व किसके अराउंड, इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस और रूरल पावर्टी के अराउंड जो है घूमता रहता है, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। इसके अलावा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जन्म देता है, ठीक है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से आइसोलेटेड नहीं होती है पर जनरली ये मतलब कास्ट और इससे इंटरलिंकिंग रहती है इसकी, पर जनरली क्या है आप ये कहेंगे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मतलब कि वो कोर सेक्शन की आइडेंटिटी जो है वो उससे डिज़ाइन होती है, ठीक है, कि जैसे पुअर है, हंगर है, तो वो सेक्शन जो है आइडेंटिफाई होता है और सरकार आप देखेंगे कि हर बार जो है उसको एड्रेस करने के लिए, जैसे इस समय जब भी कोई पॉलिसी बनती है या जो भी पॉलिटिकल पार्टी जब भी, तो एग्रीकल्चर में फार्मर्स के लिए जो है कुछ ना कुछ प्रोविज़न किए जाते हैं, ठीक है। वो बेसिकली किसको एड्रेस कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ की पावर्टी और हंगर को एड्रेस, तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक जनरेट हो जाती है। और इसीलिए ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या करती है, जो इलेक्टोरल इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसका एक बड़ा पोर्शन कवर करती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अब इसमें आप एग्जांपल लिख भी सकते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जैसे आप देखेंगे जो फार्मर्स से जुड़े हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किसका फ़ायदा उठाते हैं, इसी इश्यूज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जैसे आरएलडी हो गया, ठीक है, और फिर आपकी पंजाब में जो पार्टीज़ हो गई, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से जनरेट हुई, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये एग्रीकल्चर इशूज़ के अराउंड इवॉल्व कर रही है, ठीक है, रिवॉल्व कर रही है उसके चारों तरफ। तो ये आपको इसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में ये वाला एग्जांपल आ जाएगा। पब्लिक में फार्म लॉ का आ गया, पॉलिटिकल प्रोमिसेस एंड पॉलिसीज़ में आपके पास मनरेगा का आ गया, वोटर डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन में आप चाहें तो रिसेंट, नहीं भी चाहें तो लिख दें, वो 5 पॉइंट हमने बनाए हैं, 5 में आपने 3-4 में तो डालें। इसके अलावा इलेक्टोरल स्ट्रेटजी, इसके लिए आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं। ऊपर के पॉइंट का एक तरीके से एक्सटेंशन है, जैसे ये वोटर डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन लिखा हुआ है, इसी का एक्सटेंशन है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसको एड्रेस करने के लिए ताकि उनके वोट हमको मिल सकें, इलेक्टोरल स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, जैसे कि जैसे किसान के लिए सब्सिडी की घोषणा है, ठीक है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब हंगर और पॉवर्टी को जो एड्रेस करना है, ठीक है, उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है, तो वो इनडायरेक्टली इसको एड्रेस करते हैं। सब्सिडी की स्कीम हो गई, न्याय स्कीम हो गई, अन्नपूर्णा स्कीम हो गई, ये सब स्कीम जो है उसी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये पार्ट आपको इसमें और बताना पड़ेगा। तो ये 5 पॉइंट हैं, इनको आप एक्सप्लेन कर देंगे 2-2 पॉइंट में, तो ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एड्रेसिंग दिस इशूज़ इफेक्टिवली रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इन्वॉल्विंग पॉलिसी इंटरवेंशन, सोशल प्रोग्राम, पॉलिटिकल बिल, फेलियर टू दिस कैन हैव इलेक्टोरल रिपरकशंस फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर, ठीक है। तो इसलिए आप ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कंक्लूजन हमने लिखा तो इसमें हमने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की बात की, साथ में ये कहा अगर हम इसको रिजॉल्व नहीं करते तो इसके इलेक्टोरल रिपरकशंस होते हैं, और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सरकार ने किस तरीके से फॉर्म ला के जो 3 बिल इंट्रोड्यूस किए थे उनको वापस ले लिया था, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल है, और ये 5 पॉइंट है, उनको 2-2 पॉइंट में आप एलेबोरेट कर देंगे, एक में एग्जाम्पल और एक में उसका एलेबोरेशन, ठीक है। ये आपका 125 वर्ड का क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जनरली अभी तक पूछा नहीं गया है, क्योंकि ये लिंकिंग जो है मेरे ख्याल से यूपीएससी में भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं आया है।
ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिंपल ये बताना है कि द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो की वर्ड्स हैं प्रीएम्बल के वो आइडेंटिफाई, मतलब वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, जो की वर्ड्स हैं वहाँ पे। तो जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसके बाद सोवरेन, ये जो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक हो गया, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हो गया, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ हो गया, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये 5-6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें जो कीवर्ड्स हैं प्रीएम्बल में मेंशन है, इनको याद करना ज़रूरी है। प्रीएम्बल भले आपको पूरा ना याद हो, लेकिन ये 5-6 कीवर्ड्स याद क्यों याद होंगे, आप देखेंगे प्रीएम्बल का जब भी कोई क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन इन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड ही फ्रेम हो रहा है। चाहे एक क्वेश्चन आपका लगाया हुआ है जो करवाया है मैंने पहले, जहाँ पे आप प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन या फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं, वहाँ भी हम जैसे सोवरेन सोशलिस्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिस को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो प्रीएम्बल जब भी आएगा, ये जो कीवर्ड हैं ये हमेशा काम आएंगे, इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको आप याद कर ली। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, 2 चीज़ें बतानी हैं। एक में बताना है कि अफर्म द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा पार्ट क्या है, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो जब कोई भी पार्ट एक एक्सप्लेन करेंगे तो एक पार्ट में आप क्या बताएंगे कि वो किस तरीके से बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और दूसरा क्या है, वो किस तरीके से ह्यूमन डिग्निटी को एड्रेस मतलब प्रमोट कर रहा है, ठीक है, जो आइडिया है, ठीक है। तो बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब उसको एक तरीके से बस एलाबोरेशन उसमें लिख देना है, ठीक है। और एलाबोरेशन क्या है, आप ये तरीके से चाहिए, उसको इस तरीके से आपको दिखाना है कि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है जी, ठीक है, जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ठीक है। बस यही आपको दिखाना है 2 पार्ट। तो हमारा पहला क्या टर्म है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरुआत होती है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया किसकी बात करता है, जैसे अल्टीमेट पावर किसके पास रहेगी, पीपल के पास रहेगी। तो ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये, कि हमारा क्या कहता है कि पावर जो है वो अल्टीमेटली किसके हाथ में रहे, लोगों के हाथ में रहे। तो ये एक मीनिंग इसका यहाँ पे बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हमने बताया। अब प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ डिग्निटी यहाँ पे किस तरीके, वी द पीपल ऑफ इंडिया से यहाँ पे आप ये रिलेट करेंगे कि जो इंडिविजुअल है सोसाइटी में, ठीक है, सॉरी नेशन में कहेंगे, सोसाइटी से तो दूसरा टर्म हो जाएगा। जो नेशन में एक इंडिविजुअल है वो क्या है, फाउंडेशन है किसका, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। और अगर उस स्टेट में, उस नेशन में ऑर्डर मेंटेन करना है, तो जो इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बताने के लिए बस सिंपल आप इसमें ये लिखेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, ठीक है। ये आपका 2 पार्ट हो गया। ऐसे ही देखिए सब में हमने 2-2 पार्ट हम लोगों ने बनाए हैं, कि एक में आप बेसिक फीचर से रिलेट करेंगे और एक में आप उसका उसको किस तरीके से वो ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करेगा उससे करेंगे, ठीक है। तो जैसे सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिख दिया, तो ये तो कोर वैल्यूज़ हैं आपके इंडियन पॉलिटिक्स की, ठीक है। और ये एग्जैक्टली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक फीचर भी है। अब ये किस तरीके से अल्टीमेट, तो इसमें सब टर्म को तो लिखेंगे नहीं, लेकिन अल्टीमेट इसका एम क्या है कि हमारा इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, ठीक है। इगैलिटेरियन सोसाइटी हो तो इससे आपका दूसरा पार्ट ह्यूमन डिग्निटी का होगा। तो इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी तो मतलब जो भी लोग होंगे सब समान होंगे, ठीक है। जब समान होंगे तो जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो सब होगा नहीं। तो ये आपका ये पार्ट हो गया। देन हमारा आता है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल आ गया। तो अल्टीमेट ये क्या है, एक्सेस टू जस्टिस का पार्ट हो गया, ठीक है। तो एक्सेस टू जस्टिस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक है, ठीक है। आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है, फिर फंडामेंटल राइट्स हैं, सब कहानी जो है इसी के लिए है, ठीक है। जस्टिस के एक्सेसिबिलिटी को लेके है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एड्रेसिंग सोशल दैट में हेल्प पब्लिक एबिलिटी टू लीड टू ऑर्गेनाइज लाइफ, ठीक है। जब जस्टिस होगा, ठीक है, और जितने एस्पेक्ट हैं जस्टिस के सब पे होगा, तो अल्टीमेटली क्या है, वो पर्सन
सेटिस्फाइड लाइफ जो है, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है, वो लीड करेगा, ठीक है, उसकी तरफ जाएगा। तो ये एक पार्ट हुआ। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ, ये क्या करता है, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, ठीक है, और उसके राइट टू एक्सप्रेस को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और ये आपका बेसिक है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और जब ह्यूमन डिग्निटी की बात आएगी तो इसमें क्या है कि कोई जब लिबर्टी ऑफ थॉट है तो कोई बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। हर इंडिविजुअल जो है सेम है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, रिलीजन का हो, ठीक है। तो एवरी वन इज इक्वल, ठीक है। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे। देन इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेटस फॉर द ऑल सिटीजन, ठीक है। इससे अल्टीमेटली क्या है, ये भी डिग्निफाइड लाइफ की तरफ लेके जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि एक एम्पावर्ड पर्सन को मतलब इंडिविजुअल को एम्पावर करने में मदद करेगा, ठीक है। और इगलिटेरियन का एंगल डाला है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारा फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो फ्रेटर्निटी से मतलब ये है कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड सॉलिडारिटी। क्यों, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रीजन। तो जो भी डाइवर्सिटी है उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए जिससे यूनिटी बनी रहे। तो ये पार्ट हो गया। अब जब फ्रेटर्निटी का मतलब है जब दूसरे की आप डिग्निटी को एड्रेस करेंगे या इंश्योर करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हारमोनियस एंड इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलप होगी, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए। ये पॉइंट हम हर क्वेश्चन में प्रीएम्बल के आएगा ही आएगा, यूज़फुल होगा ही होगा, इनको याद कर लीजिए। और भी पॉइंट हैं उसमें, लेकिन ये 5-6, कोई भी 5-6 बल्कि आप याद कर लीजिए, ठीक है। और वो आपके यूज़फुल होंगे ही होंगे। मतलब प्रीएम्बल का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो उनको आप मतलब कि उसके थ्रू आप प्रीएम्बल का मतलब इन टर्म्स के थ्रू प्रीएम्बल का कोई भी क्वेश्चन आप रिजॉल्व मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट द कंक्लूजन रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ द इंडिविजुअल जस्ट एंड दैट अपहोल्ड द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। द कॉन्स्टिट्यूशन गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ द प्रीएम्बल फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी थ्रू आउट द नेशन, ठीक है। ये कंक्लूजन, इसमें बेसिकली एनालिसिस है नहीं, तो ऊपर की समरी हमने लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा 2021 का स्टार्ट हो गया PYQ। और नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आपका GS 5-6 के क्वेश्चन। देन फिर वो कल आ जाएगा या परसों। देन उसके बाद फिर PYQ पॉलिटी का हम लोग ख़त्म कर लेंगे। 2121 पे हम लोग आ गए हैं, फिर अब हम 2120 और 2-3 साल के और हमारे PYQ बचेंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो, कोई इशू हो जहाँ पे प्रिपरेशन से रिलेटेड जो आपका नहीं सॉल्व हो रहा है, तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए, जिससे थोड़ा जो भी नीडी लोग हैं उनको मदद मिलेगी। क्योंकि PYQ की सीरीज़ लाने का पर्पज़ ये है कि UP PCS का PYQ का सीरीज़ कहीं है नहीं, ठीक है। तो इससे क्या है कि PYQ अगर कर लेंगे तो एटलीस्ट आप ये समझिए 55 से 60% आप रिजॉल्व कर लेंगे। मैं UPSC की भी करवा सकता हूँ, पर उसका ये है कि फिर हमारा पर्पस क्या है कि अभी PCS में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, तो फ्यूचर कोर्स में उसकी भी मैं PYQ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डिस्कस कर दूंगा। जैसे अभी तो क्या है, UPSC में बहुत सारे जो कोचिंग है तो उन्होंने तो अब अपने अपने बैचेज स्टार्ट कर दिए PYQ को ही लेके, ठीक है। तो UP PCS के जितने PYQ हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, जो भी सेक्शंस हैं सब कवर हो जाएंगे। और मुझे लगता है मैं मई-जून तक कवर कर दूंगा सब। तो PYQ के लिए कोई दिक्कत नहीं। और जिसने PYQ ये कर लिया उसका ये समझिए कि आपका अराउंड 55 से 60% पोर्शन ईजिली निकल जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में। और एक आइडिया भी लग जाएगा आपको, और कुछ इस तरीके के अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी, ठीक है।